आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट का ये क्लास लेके आया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लें, और ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आए हुए हैं, तो ये यूनिक चीज़ आप क्या है ये थोड़ा जानने की कोशिश करो, ठीक, अपने कॉम सर के साथ। सबसे पहली बात कि इधर पुराने ज़माने में एक एनटीपी हुआ करता था, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते थे लोग। और नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन होता है। नॉर्मल प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेयर होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये मेजर किया गया है, एक तरह से एवोगाड्रो लॉ है, ठीक। तो किसी भी 1 मोल गैस का, लेकिन एक और कंडीशन है एसटीपी, जिसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सी यानी अब डिफाइन किया गया है इसको केल्विन में 273.15 केल्विन, जिस पर वाटर फ्रीज करता है, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा गया है। और इसी कंडीशन में स्टैंडर्ड प्रेशर बताया जाता है 1 बार, जो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। और आप ये जान लो कि बार एटीएम से 1 atm से थोड़ा छोटा होता है। प्रेशर की ये यूनिट है 1 atm और ये भी 1 बार। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार होता है, ठीक। और 1 बार इजकल टू 10⁵ पास्कल होता है, ये भी आप जानते हो। और एटीएम थोड़ा सा बार से बड़ी यूनिट है, यानी 1 atm प्रेशर और 1 बार प्रेशर अगर दोनों रहे तो एटीएम ज़्यादा पड़ेगा। 1 atm प्रेशर 1.013 बार के बराबर होगा। तो 1 बार और 1 atm दोनों प्रेशर में 1 atm प्रेशर इज ग्रेटर प्रेशर। दैट्स वाई ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर द वॉल्यूम विल बी लेसर, दैट विल बी 22.4 लीटर। बट बार इज द लेसर प्रेशर, बार कम प्रेशर है और प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है। ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ के अनुसार प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा। और इसीलिए एसटीपी पर 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 न हो के 22.71 लीटर होता है। कितना? 22.71 लीटर होता है एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और इस चीज़ को मैं आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ में आपको समझाऊंगा। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इस पर क्वेश्चन आता है, आया है। ये H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है भाई? तो आप जान लो कि H2O2 को अगर हम लोग थोड़ा सा हीट करें तो ये टूट जाता है आपको H2O और O2 में। इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है भैया। H2O2 में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो 1n H2O2 सॉल्यूशन से जितना लीटर एसटीपी पर, देखिए एसटीपी इसीलिए एसटीपी बताएं, एसटीपी पर 22.7, इसी चलते ये ध्यान रखिएगा, आगे इसमें यूज होगा। तो 1NH2O2 सॉल्यूशन जितना वॉल्यूम, जितना लीटर
एसटीपी पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसी को उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो 1NH2O2 अगर 10 लीटर प्रोड्यूस करता है तो 10 vol H2O2, 20 लीटर प्रोड्यूस करता है तो 20 vol H2O2। इस तरह वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज डिफाइंड। इस तरह H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन किया जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। ये कहा जाता है कि H2O2 में अवेलेबल मतलब जो प्राप्त है, जो मिल रहा है, जो मिलता है, उस ऑक्सीजन के वॉल्यूम के आधार पर इसका स्ट्रेंथ बताया जाता है। यानी H2O2 में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यह ऑक्सीजन अधिक देगा, अगर कम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यह ऑक्सीजन कम देगा। तो इसमें कितना इस ऑक्सीजन है इसी के आधार पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। अगर इसमें जो है आपको 10 लीटर देता है तो 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और 20 लीटर देता है तो 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। और H2O2 का नॉर्मलिटी फैक्टर N फैक्टर, H2O2 का N फैक्टर यानी नॉर्मलिटी फैक्टर होती है 2। ये नॉर्मलिटी फैक्टर आगे भी हम चर्चा करेंगे, आपको मोलारिटी नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको नॉर्मलिटी फैक्टर बताएंगे। तो N फैक्टर इसका होता है 2। तो H2O2 का N फैक्टर भी याद रखिएगा, नॉर्मलिटी फैक्टर याद रखिएगा। नॉर्मलिटी फैक्टर इसका होता है 2। ठीक है। हाँ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के बारे में आपको जो है मैं बता रहा था। और ये H2O2 H2O एंड O2 में टूटता है। तो 2 मोल हमने लिया, यहाँ कितना मोल लिया? 2 मोल। 2 मोल लिया तो ऑक्सीजन कितना मोल निकला? 1 मोल। 2 मोल H2O2 से ऑक्सीजन 1 मोल निकलता है। और 1 मोल ऑक्सीजन NTP पर 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन NTP पर 22.4 लीटर और STP पर 22.7 लीटर O2 एट STP। ठीक है। तो आप जो है 1 मोल ऑक्सीजन समझ गए। तो 2 मोल H2O2, 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन पैदा होगा। देखिए 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन पैदा होगा। तो 2 मोल H2O2 से 22.7 लीटर ऑक्सीजन STP पर पैदा होगा। STP बताए हैं अभी। ठीक, तो पैदा होगा। तो इसको हाफ कीजिए तो 1 मोल H2O2 से 1 मोल H2O2 से कितना, इसका हाफ हो जाएगा 11.35 लीटर O2 STP पर पैदा होगा। ठीक, और 1 मोल H2O2 का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? H2O2 इसका मोलेकुलर वेट हो जाएगा यानी 34 ग्राम H2O2 से 11.35 लीटर ऑक्सीजन STP पर पैदा होता है। ये भी क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो मोल को मोलारिटी के टर्म में मोल को कैपिटल M भी लिखेंगे। तो 1 मोल यानी 1 m H2O2, 1 मोलर H2O2 इज इक्वल टू 11.35 लीटर ऑफ O2 एट STP। इसी को हम लोग नॉर्मलिटी में कहेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी फैक्टर इसका 2 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो 1NH2O2 इक्वल टू इसका आधा ये भी हो जाएगा, तो इसका हाफ 5.675 लीटर ऑफ O2 एट STP। यानी कि 1NH2O2 यानी 1 नॉर्मल H2O2 जो है 5.675 वॉल्यूम या लीटर ऑफ O2 STP पर पैदा करेगा, 1 नॉर्मल। और 1 मोलर जो है इसका डबल। ठीक है। मोलारिटी नॉर्मलिटी में भी आपको हम रिलेशन देंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है। अल्टरनेटिवली इसको दूसरे तरीके से ऐसे कहिए कि 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। तो 2H2O2 का मतलब H2O2 का मोलेकुलर वेट 34 ग्राम पर लीटर। ठीक है। तो 1 लीटर H2O2 का वजन 34 ग्राम होगा। इंटू यहाँ क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये कितना ऑक्सीजन पैदा किया, 1 मोल, तो 22.7 लीटर O2 एट STP, यानी कि 34 × 2 यानी कि 68 ग्राम H2O2 से कितना लीटर ऑक्सीजन पैदा होता है, 22.7 लीटर। ठीक है, 2 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट का डबल, मॉलिक्यूलर वेट का डबल, तो मॉलिक्यूलर वेट का डबल से कितना पैदा होता है, 22.7 लीटर, यानी 68 ग्राम पर लीटर से पैदा होगा 22.7 लीटर। और तो इस 68 का जो है 1/4 कर देते हैं 68 का, तो इसका 1/4 17 ग्राम पर लीटर से कितना निकलेगा, 5.675 लीटर O2। यही एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल 17 ग्राम पर लीटर एक नॉर्मल हुआ, और एक नॉर्मल से यही इतना लीटर O2 निकलता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से इसको, और H2O2 क्या देता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। H2O2 से क्या पैदा होता है, ऑक्सीजन पैदा होता है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, एक इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ठीक है, बराबर होगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ये भी 1 इक्विवेलेंट है, ये भी 1 इक्विवेलेंट है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर होगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये बराबर होगा 5.675 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यानी आप क्लियर कर लीजिए कि 1 इक्विवेलेंट H2O2 का मतलब 17 ग्राम होता है। इसी को परसेंटेज में कितना कहेंगे, 1.7% ऑफ H2O2। ग्राम पर लीटर में कितना कहेंगे, 17 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2। यही 1 नॉर्मल H2O2 है। यही कौन सा H2O2 है, 1 नॉर्मल H2O2 है। ठीक, और ये इक्वल हो गया 5.675 लीटर ऑफ O2 एट STP। तो 17 ग्राम H2O2, ये मतलब इक्विवेलेंट का साइन है, ये जो ट्रिपल लाइन देख रहे हो इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है। तो 1.7% H2O2 बराबर है किसके, 17 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 का, और ये बराबर है कितने, किसके, 1 नॉर्मल H2O2 के, और ये बराबर है किसके, 5 ऑक्सीजन के टर्म में 5.675 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इसके टर्म में, और वजन के टर्म में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वजन के टर्म में ऑक्सीजन का 1 ग्राम एक इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम के टर्म में ऑक्सीजन का 5.675 का लीटर STP पर एक इक्विवेलेंट है, और नॉर्मलिटी के टर्म में 1 नॉर्मल है, और 17 ग्राम पर लीटर एक इक्विवेलेंट H2O2 है। तो ये जो है आपको किसके टर्म में हुआ, डिफरेंट टर्म में एक इक्विवेलेंट को ये शो किया गया है, एक इक्विवेलेंट को अलग अलग टर्म में, ये भी एक इक्विवेलेंट है। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर ऑफ H2O2, और 1000 मिलीलीटर H2O2 का मतलब है 17 ग्राम ऑफ H2O2। 1000 मिलीलीटर H2O2 का मतलब हुआ कितना ग्राम होगा वजन उसका, 17 ग्राम ऑफ H2O2 होगा, वो 17 ग्राम H2O2 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसके थोड़ा आगे देखिए, आप लोग लिख लिए। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ फार्मूली ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझिएगा। आज का क्लास आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं जाके कुछ विशेष बात जो है, यूनिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बात मैं शुरू से चर्चा नहीं किया, अब मैं क्लास के बीच में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मोलारिटी ऑफ H2O2 निकालने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 11.35। ये 11.35 लीटर किस कंडीशन में होता है, STP, लेकिन NTP होता तो 11.2 लीटर हो जाता। ये वैल्यू 11.2 होता कब, जब
NTP होता। अब STP है तो 11.35 होगा। यही विशेष बात है। पहले के ज़माने में, यानी कि अब से 5-10 साल पहले के ज़माने में पढ़ाई NTP पर ही सारी चलती थी। सारी पढ़ाई NTP पर चलती थी, सभी लोग NTP पर पढ़ाते थे। IIT तक में भी न्यूमेरिकल जो पूछता था वो NTP के आधार पे ही पूछता था, और वहाँ 11.2 ही मानकर क्वेश्चन बनाया जाता था और उसी से आंसर मिलता था, आंसर उसी से मैच कराया जाता था। NTP पर ही काम होता था। लेकिन अब नए ज़माने का नया बात, नए ज़माने में जो है काम अब STP पर होता है अधिकतर काम, और STP पर ही क्वेश्चन पूछेगा भी अब, तो इसलिए यहाँ 11.35 हो गया है। आप जानते हैं कि NTP पर वॉल्यूम 22.4 होता है, उसका आधा हो जाएगा 11.2। ये सबको आराम से याद रहता है, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है। इस नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपने दिमाग में नए तरह से रख लीजिए, ठीक है, कि STP पर ये 11.35 लीटर होगा, ठीक है। पुरानी किताबें, पुराने टीचर जितने भी हैं वो 11.2 ही बताते हैं, 11.2 ही लिखा हुआ है। ये नया कॉन्सेप्ट है, नया आ चुका है, इसलिए आप इसको स्पेशली ख्याल करोगे हमारे तरफ से। और इस पर अब क्वेश्चन बनता है तो आप इसको यूज करके अगर आंसर देते हो तो अब सही होता है। अब पहले 11.2 लिख के अगर आंसर देते तो सही होता, ठीक। यही अंतर हो जाता है अभी और पहले में। इसी को अगर नॉर्मलिटी, यहाँ मोलारिटी है तो हम लोग 11.2 कहिए या STP पर कहिए 11.35 लिखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए मोलारिटी दे दिया किसी क्वेश्चन में और आपको जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ दिया तो आप निकाल लोगे। अगर नॉर्मलिटी दे दिया तब, जैसे ये दो क्वेश्चन, एक IIT 19 आपको एकदम हम साफ साफ सामने दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, आनंद ले सकते हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको इन दोनों क्वेश्चन में। एक है 2019 का और एक है 1990 का। दोनों में आपको मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस दोनों का अंतर दिख जाएगा, पुराना कॉन्सेप्ट और नया कॉन्सेप्ट। दोनों क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वाह, क्या जो है कॉन्सेप्ट का चेंज हो गया है। अब पहले सारी बातें NTP पर चलती थी, अब सारी बातें STP पर चलती हैं, ठीक। तो आपको थोड़ी देर में बनाने का मौका मिल जाएगा। तो जब नॉर्मलिटी दिया रहे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए 5.675, इसका हाफ 11.35 का हाफ 5.675। तो नॉर्मलिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी फैक्टर कितना होता है 2, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप नॉर्मलिटी फैक्टर इनटू मोलारिटी लिखते हैं। नॉर्मलिटी फैक्टर H2O2 का 2 होता है, इसीलिए मोलारिटी में नॉर्मलिटी फैक्टर से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो नॉर्मलिटी हो गई। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 5.675। अगर पुराने ज़माने में होता, ठीक है, ये तो नए ज़माने की बात है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये STP पर है। अगर NTP पर होता तो इसकी जगह आप क्या लिखते 5.6। तो 1990 में जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आप 5.6 लिखेंगे तभी आपका एक्यूरेट आंसर मैच करेगा, ठीक। और पुराना वाला जब लिखते, ये वाला लिखेंगे नया वाला, तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक। तो अब इसको आप बना के देखो। यहाँ क्या क्वेश्चन में कहा है, दी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 NH2O2 नॉर्मलिटी, ये नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी कितना दे दिया बाबू, बोलिए बच्चों, नॉर्मलिटी कितना दे दिया 1.5, नॉर्मलिटी दे दिया 1.5। और क्या पूछा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी दिया गया 1.5 और पूछा क्या गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो नॉर्मलिटी देकर जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा जाए तो आप ये फार्मूला लगा दोगे। तो नॉर्मलिटी इजकल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ
डिवाइडेड बाई ये क्वेश्चन कब का है 1990 का, तो 5.675 न रख के क्या रखिएगा यहाँ 5.6, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में यही चलता था एनटीपी वाला 5.6। 11.2 का आधा, 11.2 का आधा कितना होता है 5.6, 22.4 लीटर का हाफ 11.2 और 11.2 का हाफ 5.6, तो यही चलता था। अब नॉर्मलिटी आपको कितना दिया गया 1.5 इंटू 5.6 इज इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए मैच कराइए किससे मैच कर रहा है, तो 5.6 इंटू 1.5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 6 ये 5 ये 0, 8 6 14 और 5 और 2 7 और ये 1 8, डेसिमल 2 डिजिट के आगे, तो 8.40 ग्राम 40 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया वो 8.40, क्या हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखे ये पहले के ज़माने का क्वेश्चन है, अगर यही लगा के अगर आज क्वेश्चन बना दीजिएगा, इसी का ना डबल 11.2 होता है, अगर 11.2 लगा के बनाइएगा तो इसमें आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। अब के ज़माने का क्वेश्चन देखिए, दी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1m, इस बार मोलारिटी दिया, इस बार क्या दिया मोलारिटी 1m H2O2 इज, इस बार क्वेश्चन में क्या दिया बाबू 1m यानी मोलारिटी दिया, 1m दिया यानी क्या दिया मोलारिटी दिया, तो मोलारिटी दिया तो मोलारिटी रखिए, क्वेश्चन क्या है मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई, अब पुराने ज़माने का 11.2 नहीं रखेंगे, नए ज़माने का क्वेश्चन है, नए ज़माने का कॉन्सेप्ट, ठीक है 11.35, ठीक है 11.35, ठीक, तो मोलारिटी हो गया जो है कितना, ये मोलारिटी कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1, तो 1 मोलारिटी है, 1 मोलारिटी रख दिए, इधर 11.35 आके मल्टीप्लाई हो गया 11.35 इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इजकल टू कितना आ गया 11.35, 11.35 देखिए ये चॉइस है, तो इस तरह ये आंसर हो गया। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, ये IIT 1997 में पूछा गया था, और ये जो है क्वेश्चन भी H2O2 पर ही है, पुराने ही ज़माना का है, उसी हिसाब से बनाए होंगे बच्चे उस समय, और उसी हिसाब से उनका सही भी हुआ होगा। यहाँ टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम तो टाइट्रेशन आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे टाइट्रेशन जानते होंगे, तो उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 25 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन टू ए 25 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड यानी आयोडीन, पोटासियम आयोडाइड वाज एडेड टू द आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 मिलीलीटर 0.3 N सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में क्या होता है कि सबका मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है,
ये 25 मिलीलीटर अपने नॉर्मलिटी के हिसाब से, इसी का नॉर्मलिटी निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको नॉर्मलिटी चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए अभी अभी पढ़े हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई क्या, 5.675 मॉडर्न वाला। तो उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो पहले आप नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। नॉर्मलिटी निकालने के लिए 25 मिलीलीटर H2O2 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 25 मिलीलीटर H2O2 दिया हुआ है। इसका नॉर्मलिटी से इसमें मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो ये आयोडीन लिबरेटेड के क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। और आयोडीन जो लिबरेटेड हुआ वो उसको इतना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट, तो इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो उसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर करके और इसको निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइट्रेशन मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, यानी इनका मिली इक्विवेलेंट इनके मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। इनका मिली इक्विवेलेंट आयोडीन के बराबर हुआ और आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के बराबर हुआ। तो ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के बराबर हुआ। तो अब जो है लेट दी नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इज क्या, N, देन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। अब इसका मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम N इंटू V, वॉल्यूम कितना, और इसका N1V1, इसका N2V2। N इसको दे देते हैं नॉर्मलिटी, या N1 रहने दीजिए। वॉल्यूम इसका कितना हुआ 25 मिलीलीटर, और इसका वॉल्यूम जो है, इसका नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 0.3, और इसका वॉल्यूम 20। तो N1 जो है निकालिएगा 0.36, 6/25 इज इक्वल टू 0.24। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी फार्मूला बताए थे आपको, है ना याद। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6 कह लीजिए। तो नॉर्मलिटी 0.24 इंटू 5.6, ठीक है। जिस ज़माने में क्वेश्चन पूछा था उस ज़माने में 5.6 यूज होता था, अब 5.675 यूज करिएगा लेटेस्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो, और ये हो जाएगा 1.338। तो इस तरह इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल गया। इस तरह H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लिया जाता है। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी से निकल गया। पहले हम नॉर्मलिटी निकालें, पहले हम ये टाइट्रेशन से क्या निकाले, नॉर्मलिटी, और फिर नॉर्मलिटी से क्या निकाल लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इस तरह से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लिया जाता है। इस तरह से ये आपका लेक्चर हुआ। ये H2O2 के बारे में हम इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए, आप समझ भी गए। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात हुई, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी, मोलरिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।